हेलो गाइज, कैसे हो आप? अच्छे? तो मैं भी अच्छा। नेट यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्रफल के बारे में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम बारी बारी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे और इस वीडियो का आप लुत्फ उठाते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे आपसे, आपके द्वारा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस लगे हुए हैं। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर हम लिखते हैं Q गुणा में 2A लिखते हैं। यानी कि ये आवेश है और ये क्या है? दूरी। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम गुणा में दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो मात्रक क्या बन गया? कूलाम मीटर। ऑप्शन में देखो वोल्ट नहीं है, जूल नो, कूलाम प्रति मीटर गलत। और ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है ये क्या हो जाएगा? सही, कूलाम गुणा मीटर। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया, अभी तो यहाँ तो पूछा है कि आपसे मात्रक कूलाम गुणा मीटर। इसके स्थान पे ये भी पूछा जा सकता है इसी प्रश्न में कि ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये कैसी राशि होती है? सदिश होती है या अदिश? तो कैसी राशि होती है? बोलो सदिश। तो इसकी दिशा भी होगी सदिश है। तो दिशा जो इसकी होगी ये माइनस क्यू आवेश होता है और ये वाला होता है प्लस क्यू आवेश। और हमेशा विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से किधर होती है? बोलो प्लस की ओर। किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर। और हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में घूमेगा, किधर घूमता है? माइनस से प्लस की ओर। इसलिए ये कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का सूत्र है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें 3 प्रश्न बनते हैं और मैं तीनों प्रश्नों को एक ही प्रश्न में आंसर बता दूंगा आपको। इधर देखो सामने, ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र क्यों है? क्योंकि इनका परिमाण समान है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? समान है। इसलिए हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहेगी? समान मिलेगी। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? इसको विद्युत द्विध्रुव को यहां रख दोगे। ये प्लस क्यू आवेश है और ये वाला कौन सा है? बोलो माइनस क्यू आवेश है। और यहाँ ये किसके ऊपर रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे ही किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उसके ऊपर बल कितना लगता है? उसके ऊपर हमेशा बल लगता है F वेक्टर इक्वल टू कितना लगेगा? Q कैपिटल E वेक्टर। परंतु ये प्लस Q आवेश है तो इसके ऊपर बल भी कैसा लगेगा? प्लस Q और कैपिटल E वेक्टर। ये माइनस का है तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा? माइनस का Q और कैपिटल E वेक्टर। इसका बल किधर लगेगा? इस दिशा में। इसका बल किधर लगेगा? इस दिशा में। तो ये क्या कर जाएगा? बोलो घूम जाएगा। ये वाला इधर घुमाएगा और ये वाला किधर घुमाएगा? इस डायरेक्शन में। तो ये जैसे ही घूमेगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? बल आघूर्ण। क्या उत्पन्न हो जाएगा? बल आघूर्ण। आप देख लीजिए, ये जो प्लस क्यू आवेश है वो किधर घुमा रहा है? बोलो ई की तरफ। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस से किधर होती है? प्लस की ओर। तो माइनस से प्लस की ओर होता है तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर घूम रहा है? पी से किधर घूम रहा है? ई वेक्टर की तरफ। तो बल आघूर्ण जो है कैसी राशि होती है? सदिश। क्योंकि जितने भी बल है सभी कैसी राशि है? कैसी राशि होती है? वेक्टर क्वांटिटीज होती है, यानी सदिश राशियां होती है। तो हम इसको लिखेंगे टो वेक्टर इक्वल टू, लिख सकते हैं हम पी वेक्टर क्रॉस में कैपिटल ई वेक्टर। क्योंकि इसकी जो बल आघूर्ण की जो दिशा है वो किधर होती है? पी वेक्टर से कैपिटल ई वेक्टर की तरफ। राइट। तो हम इसको सदिश रूप में लिख दिया। अगर इसी को लिखना होता सदिश गुणनफल में तो लिखते पी ई और क्या लिख देते? बोलो साइन थीटा। दूसरी बात, बल आघूर्ण तो इसमें उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होगा? लगने वाला बल यानी कुल बल मैं लिख दूं नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा? बोलो 0। क्यों होगा? क्योंकि एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है। दोनों की दिशाएं कैसे हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 0।
ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आंसर में क्या आएगा बोलो, पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, ये ऑप्शन नंबर ए, तो यही हो जाएगा हमारा सही। ये वाले ई वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर गलत हो जाएगा, ये वाला भी, ये वाले अपने आप सारे क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पी वेक्टर से किधर होती है, ई वेक्टर की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये वाला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये नीट जैसे एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और कई बार जो एनडीए वगैरह होता है, एयरफोर्स में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, आपको थोड़ा बड़े ही ध्यान से पूर्वक पढ़ना पड़ेगा इस प्रश्न को। एक समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। हमारे पास क्या है, एक चालक गोला है, ये चालक गोला है हमारे पास, परंतु ये कैसा है बोलो, ठोस है। कैसा है, ठोस है। ठोस का मतलब ये हो गया कि ये ठोस है, ऐसे ठोस तो है, तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां होगी। तो प्यारे बच्चों, ये किसके नियम से निकालते हैं, गाउस के नियम से। और गाउस के नियम का ये अनुप्रयोग है जो आपका अब की बार एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में यहाँ पूछ लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बारी बारी से बड़े ही विस्तार से समझाता हूं। देखो, ये केंद्र है, केंद्र, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है, ऐसे प्लस क्यू आवेश है ये सब, ठीक है, स्मॉल क्यू आवेश दिया हुआ है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर निकालना। एक तो केंद्र से आर दूरी पर निकालना, तो गोले के बाहर हो गया, तो मैं लिख देता हूं ई, और बाहर क्या लिख दूं मैं बोलो, ई, सॉरी मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मुझे हिंदी लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आउट लिख देता हूं। ई वेक्टर आउट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको पता है, चाहे क्या बताया था मैंने एक बार पहले क्लास में भी, मैंने आपको बहुत बार बताया है, चालक गोला हो, अचालक गोला हो, खोखला हो, गोलीय कोष हो, बाहर जितना भी विद्युत क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला एक ही होगा, क्या, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बोलो, आर कैप। आर यू गेटिंग दिस माय पॉइंट? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा आउट, अब क्या, ई सरफेस, क्या हो गया, सरफेस। तो क्या, स्मॉल आर का मान, जब ये पी बिंदु कहां जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, क्या है, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, आर कैप। इनसाइड, इनसाइड क्योंकि ठोस है, इसका मतलब इसके ऊपर कहीं कहीं सभी पर आवेश है, हर बिंदु पर आवेश रखा हुआ है। तो ई और वेक्टर, और यहां लिखोगे इनसाइड इक्वल टू, लिखोगे क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाई आर, क्या आएगा यहाँ पे, आर, और डॉट में क्या आएगा, आर कैप। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, स्मॉल में आर, ये फॉर्मूला है, डिवाइड, मैंने ड्राइव नहीं कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसलिए मैं ड्राइव करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो आपके सामने फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। और ई वेक्टर, और क्या लिख दिया, सेंटर इक्वल टू ऑलवेज, वैसा कितना मिलेगा बोलो, 0, कितना मिलेगा, 0। अब देखो, खुद डिसाइड करो, आउट पे ई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/, आर स्क्वायर होगा, वेक्टर आउट के ऊपर होगा कि नहीं होगा, देखो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आर स्क्वायर पे, दूरी पर। ई सरफेस, ई वेक्टर, और सरफेस पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, हर बिंदु पर क्या रहेगा, पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगी। अब जैसे ही इनसाइड आओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, किसके बोलो, स्मॉल आर, दूरी की, दूरी कम होगी विद्युत क्षेत्र कम, दूरी ज्यादा विद्युत क्षेत्र ज्यादा। दिस माय पॉइंट। लेकिन सेंटर के ऊपर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी बच्चों, 0, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या बताना है, एक समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां होती है। देखो केंद्र पे, नो, नेवर, केंद्र से सतह के मध्य किसी बिंदु पर नहीं, सतह पर 100%, अनंत पर नहीं, अनंत पे तो 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युतीय ध्रुव अनुभव करता। अभी जस्ट ही थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 बताया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युतीय ध्रुव हमेशा क्या अनुभव करता है। इधर देखिए, फिर से मैं बता देता हूं आपको याद दिलाने के लिए। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहाँ ई वेक्टर है और यहाँ पे विद्युत ध्रुव, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। इसके ऊपर भी बल लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इधर भी बल लगेगा। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को एक फोर्स क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 0, राइट। इसके बाद में लेकिन ये क्या है, ये इधर घुमाएगा, ये वाला इधर घुमाएगा, तो भाई घूम तो रहा ही है। इसका मतलब बल आघूर्ण की डायरेक्शन एक है और जब दोनों की डायरेक्शन एक होती है तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा बोलो, बल आघूर्ण। क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। तो ऑप्शन में देख लीजिए, केवल आघूर्ण, केवल एक बल, केवल एक बल आघूर्ण, उपरोक्त में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल, ये बल है भाई, देख लेना आप आराम से। विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, कितना मान है, बड़ा सिंपल तरीके से बताएंगे आप लोगों को इसका आंसर। देखो मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है क्लास के अंदर भी कि हमेशा है ना, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी चार्ज होते हैं वो हमेशा रेस्ट पे होते हैं। ये मूव नहीं करते हैं, ये रेस्ट पर रहते हैं। यदि मूव करेंगे तो इनकी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, इसलिए कहानी बदल जाती है। इसलिए जितना भी चैप्टर आप पढ़ोगे 1 to 3 तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ोगे और सारे के चार्ज जितने भी होंगे वो सारे क्या रहते हैं, रेस्ट के ऊपर, यानी स्थिर रहते हैं। या तो आवेश फैला हुआ मिलेगा या एक बिंदु पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या कह रहा है, किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। सपोज दैट हमारे पास ये 2 प्लेट है, कितनी प्लेट है बोलो, 2 प्लेट है। अच्छा क्या है हमारे पास, प्रोटॉन है, क्या है, तो ये वाले इसको मैं नेगेटिव बना दिया, इसको मैंने क्या बना दिया बोलो, पॉजिटिव बना दिया। अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है बोलो, माइनस से प्लस की तरफ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन रख दिया, क्या रख दिया बोलो, प्रोटॉन। इसके ऊपर इसके कारण बल किधर लगेगा बोलो, इसके कारण ऊपर की ओर बल लगेगा, इसके कारण भार के कारण किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। किधर लगेगा भाई, नीचे की ओर। तो कितना बल लगेगा, ऊपर यदि F लग रहा है तो नीचे कितना लग रहा है बोलो, mg, भार के कारण। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो F बराबर क्या होगा संतुलन की स्थिति में, mg। F कितना बल, ये कौन सा बल है, विद्युत बल है, और विद्युत बल को हम क्या लिखते हैं, Q कैपिटल E बराबर में क्या लिखोगे बोलो, mg। अच्छा एक बात बताइए, ये कौन सा आवेश है, Qp प्रोटॉन का आवेश है, Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है। हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो Mp बटे में क्या हो, Mp डॉट में G बटे में क्या होगा, Qp। अब सिंपली बात क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसके अंदर मान पुटअप कर लेंगे। तो E बराबर में क्या होगा बोलो, प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 27 इंटू जी का मान, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी का मान हम 10 लिख लेते हैं ना, 9.8 लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हार्ड बन जाएगी, इसलिए आप 10 लिख लो, क्योंकि 9.8 अप्रोक्सीमेटली हम 10 लिख सकते हैं। इसके बाद में क्यूपी का मान कितना होगा, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 गुना, कैंसिल करो, देखो कैंसिल आउट, ये 10 है तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1, ये देखो पॉइंट हटाओ नीचे तो 167 बटे में ये कितना हो जाएगा 16। अच्छा एक 10 बन जाएगा, 10 से 10 ये कैंसिल और ऊपर घात ये 19 जाएगी, तो ये लगभग कितना बचेगा बोलो, जैसे मैं कहूं तो बटे गुना में 100 ऊपर 10 गुणा में 10 की घात माइनस में 27 इंटू 10 और बटे में कितना है 10 की घात माइनस में 19। थोड़ा सा आसान, देखो कट गया क्या, देखो जरा कट गया है ना, और ये 10 से ये 10 कट गया है, 20 और ये ऊपर जाएगा तो कितना भी आएगा, E बराबर में आएगा, इसका आंसर मैं कितना लिखूं, इसका मैं लिख सकता हूं भाई लगभग 10 से जाएगा ये 16 ढाई, राइट, तो 10 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं, तो गुणा में 10 की घात माइनस में 8, अरे एक कम कर लो, E बराबर कितना, 1 गुणा में 10 की घात
माइनस में कितने आया 7। अच्छा एक से कौन सा आंसर आ रहा है, क्या इसमें नजर आ रहा है 10 टू द पावर -7 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए ये 10 की घात -19 है, डेफिनेटली गलत। 27 हो ही नहीं सकता, प्लस की 19 पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो सी। 1.04 इंटू 10 टू द पावर -7, मैंने क्या लिखा है 1 गुणा में 10 की घात -7 लिखा है, राइट। आई होप कि ये जितने भी पर्सन आपने सोल्व किए ये सभी को समझ में आए होंगे, और जो हमारा पिछला जो वीडियो था उसके नोट्स बनाते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।